हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी एनुअल एग्ज़ाम 2023 का क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर है ये, और इसका पूर्णांक है 70 नंबर। टाइम है इसका 3 घंटा 15 मिनट। और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। खंड कैसे है, और ये है आपका पहला क्वेश्चन। महान दार्शनिक वोल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था, ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। पहला अमेरिका, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड रसिया, फोर्थ फ्रांस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है ये आप लोग बताइएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है, फ्रांस। ठीक है, वोल्टेयर जो था वो फ्रांस का था, और फ्रांस की क्रांति में इनका एक अहम योगदान था। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है, फ्रांस। आगे है आपका दूसरा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। आपका पहला ऑप्शन है होब्स, सेकंड ऑप्शन है लोक, थर्ड ऑप्शन है रूसो, फोर्थ ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो ये जो है रूसो की रचना है। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है, और रूसो भी एक फ्रांस का महान दार्शनिक था। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं की पुस्तक है। और तीसरा है आपका, संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेता था। ठीक है, संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेता था। आपका पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सेकंड ऑप्शन है सिद्धू, थर्ड ऑप्शन है अलूरी सीताराम राजू, और फोर्थ ऑप्शन है आपका गुंडा ध्रुव। ठीक है, तो इसमें आपका बिरसा मुंडा राइट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। समाजवाद का जनक कौन था। आपका पहला ऑप्शन है रूसो, सेकंड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, थर्ड ऑप्शन है एंगल्स, फोर्थ ऑप्शन है बाकुनिन। समाजवाद का जनक कौन था, तो समाजवाद के जनक थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका पांचवा क्वेश्चन, औपनिवेशिक सरकार अपराधी जनजाति अधिनियम कब लाई। पहला ऑप्शन है 1778 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 1805 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1871 ईस्वी में, और फोर्थ ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। औपनिवेशिक सरकार अपराधी जनजाति अधिनियम कब लाई, तो वो लेकर आई थी 1871 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड 1871 ईस्वी में औपनिवेशिक सरकार अपराधी जनजाति अधिनियम लेकर आई थी। उसके बाद है आपका छठा क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन है। जो मूल अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स, तो उनका अंतिम रक्षक कौन है। आपका पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री, फोर्थ राज्यपाल। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वो जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का अंतिम रक्षक है। ठीक है, आगे है आपका सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्ण, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो इसका तो पता होगा आपको, भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे है आपका आठवां, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। आपका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, और फोर्थ ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन सेकंड राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति जो है औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। नवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास के कारण आबादी वितरण एवं संरचना में परिवर्तन आता है। ठीक है, सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास के कारण, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां प्रवास के कारण, प्रवास मतलब रहने के कारण, आबादी वितरण एवं संरचना में परिवर्तन आता है। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, सेकंड है आगमन करने वाले क्षेत्र में, और थर्ड है आपका प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र में, फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दो क्षेत्र हैं आपके, मान लीजिएगा, एक है प्रस्थान वाला और एक है आगमन वाला। अगर कोई भी आबादी यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है परिवर्तन तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, वितरण एवं संरचना में यहाँ पे भी परिवर्तन आएगा और यहाँ पे भी परिवर्तन आएगा, दोनों जगह परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब एक बड़ी आबादी एक जगह से उठकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी, तो वहाँ पे प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में की वितरण और संरचना दोनों चीज़ों में परिवर्तन आएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। ठीक है, दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन आएगा।
ऐसे मान लीजिएगा, मान लो पंजाब की जो सारी आबादी है उसे हरियाणा में लेकर आएँ तो प्रस्थान जो कि पंजाब है, क्योंकि पंजाब की आबादी चल के आई है, आगमन जो कि हरियाणा है, तो दोनों के जो वितरण है और संरचना है, दोनों में परिवर्तन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल जहाँ से आबादी जा रही है वहीं पे चेंजिंग आएगी, जहाँ पे जा रही है वहाँ भी चेंजिंग आएगी। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। आगे है आपका 10वां, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर और सेकंड है आपका 70 सेंटीमीटर और आगे है आपका नेक्स्ट पेज पे इसका राइट आंसर है आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। आगे है आपका 11वां क्वेश्चन, दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन हैं, चारों में से ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका पहला ऑप्शन है सिलचर, सेकंड ऑप्शन है चेरापूंजी, थर्ड ऑप्शन है मानसीराम, फोर्थ ऑप्शन है गुवाहाटी। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में, जो कि भारत के पूर्वोत्तर का एक राज्य है मेघालय। वहाँ पे एक जगह है मानसीराम जिसे हम मैसिनराम भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे अधिक वर्षा का रीजन है तो वो ये है कि यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनका आकार कीप की तरह है। ठीक है, इस टाइप से पहाड़ियों का आकार है कीप की तरह, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मैसिनराम आपका राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड मैसिनराम मेघालय में। ठीक है, आगे है आपका 12वां क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं। ठीक है, भारत का जो साउथ इंडिया का मैप है वो कुछ इस टाइप से है लगभग। ठीक है, बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये वाला जो आपका ईस्ट वाला भाग है, पूरब वाला, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, पूर्वी वाला भाग हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। और जो हमारा पश्चिम वाला भाग है, पश्चिम वाला हमारा तट है, पश्चिम वाला तट हमारा 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि गोवा के दक्षिण में, ठीक है, गोवा हमारा लगभग यहाँ पे पड़ेगा बीच में, यहाँ पे लगभग। ठीक है, तो गोवा के दक्षिण में जो पश्चिम पट्टियाँ तट्टी हैं, गोवा के दक्षिण की जो पट्टी है ये वाली यहाँ तक की, कन्याकुमारी तक की, तो इस पट्टी को क्या कहते हैं, तो इस पट्टी को कहते हैं हम कोंकण। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। आप इसे इस चीज़ से भी ध्यान रख सकते हैं कि कोंकण जो है वो गोवा की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो गोवा की दक्षिण में जो पट्टी है उसे भी हम कोंकण ही बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप ध्यान भी रख सकते हैं। आगे है आपका 13वां, भारत के दक्षिण भाग में स्थित 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे उत्तर पश्चिम में है, और बांग्लादेश म्यांमार भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पूरब में हैं दोनों। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों हमारे उत्तर पश्चिम में हैं। इसका राइट आंसर हमारा मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका तो भारत के दक्षिण में कुछ इस टाइप से जुड़ा पड़ा है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे श्रीलंका हमारा, और मालदीव भी यहीं पर छोटा सा देश है नीचे साउथ में। आगे है हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो वो है हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साउथ इंडिया का जो मैप बनेगा हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे है हमारा बंगाल की खाड़ी राइट हैंड पे पूरब में, और पश्चिम में है हमारा अरब सागर। ठीक है, और अरब सागर में जो है वो है लक्षद्वीप, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में मतलब अरब सागर में ये वाला जो हिस्सा है हमारा, यहाँ पे ये जो समुद्र है हमारा अरब सागर वाला, यहाँ पे है हमारा लक्षद्वीप। और जो हमारा पूरब वाला हिस्सा है, पूरब वाला समुद्र है, इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश और बंगाल पड़ता है, तो इसके नीचे का जो समुद्री एरिया है उसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे पाया जाता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप और अरब सागर में लक्षद्वीप। आगे है आपका 15वां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवार को कितने दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है। तो पहला ऑप्शन है 50 दिन, दूसरा ऑप्शन है 100 दिन, तीसरा ऑप्शन है 250 दिन, फोर्थ ऑप्शन है 315 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 100 दिन। ठीक है, 100 दिन के रोजगार का प्रावधान है इसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में। 16वां है आपका, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपका पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन है आपका द्वितीय क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, विनिर्माण जो है वो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। 17वां है आपका, व्यापार
परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हमारा तृतीयक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, सेवा, वो सब तृतीयक, थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। आगे है आपका 18वां, अनाज की उपलब्धता भारत में किस घटक के कारण और भी सुनिश्चित हुई है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक, एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आई थिंक इसका जो है से राइट आंसर है, क्योंकि दोनों रीजन हो सकते हैं इसमें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक भी। 19वां है आपका, कमला द्वारा घर में खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना कौन सी क्रिया है? तो ये जो है ये गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इससे हमें आर्थिक रूप से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो हमारे बेसिक काम होते हैं उनमें गिनती होती है इनकी। 20वां है आपका, कृषि, वानिकी, पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हमारे प्रथम के, ठीक है, प्रथम सेक्टर के अंतर्गत। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। क्षेत्र जो होते हैं हमारे अर्थशास्त्र के, मतलब इकोनॉमिक्स में हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जैसे कि हमारा जो चीज़ें हमें नेचर से डायरेक्ट प्राप्त हो रही हैं, जैसे खनिज, ठीक है, एग्रीकल्चर, फसल और मछली पालन, इस तरीके के जो हमारे डायरेक्ट हैं, नेचर से हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं, तो वो सब प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। और सेकेंडरी में वो आते हैं द्वितीयक में, जो हम प्राथमिक को हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम गेहूँ हो रहा है हमारा, गेहूँ से हम अगर हम बिस्कुट बना रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी में आएगा, ठीक है, इस टाइप से। मान लो हमें धातु प्राप्त हो रही है ज़मीन के अंदर से कुछ, और उस धातु का हम कुछ भी बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, बाल्टी बना रहे हैं, तो सभी सेकेंडरी में आता है। और तृतीयक में वो आती हैं जैसे सेवा, बिजनेस, ठीक है, बीमा, संचार, निगम, बैंकिंग, ये वो व्यापार, ठीक है। तो गाइज़ बस इतना ही था पेपर में आपके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।